नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस संतोष। आज हम बात करेंगे मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ या ब्लड शुगर, इनके इतिहास के बारे में। मधुमेह रोग अति प्राचीन समय से मनुष्य को ग्रस्त करते चला आ रहा है। इनका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। 20वीं शताब्दी के छठे दशक से इसने बहुत तीव्र गति से मनुष्यों पर अपना पकड़ बनाया हुआ है। अन्यथा छठे दशक से पूर्व तक प्लेग, हैजा, मलेरिया, क्षय, चेचक आदि संक्रामक रोगों की गिनती ही मनुष्यों को सर्वाधिक आक्रांत करने वाले रोगों में होती थी। पर मधुमेह रोग से केवल संपन्न घरानों के गिने चुने लोग ही पीड़ित रहते थे, किंतु विगत कुछ वर्षों में सहायता के साथ इस सभ्यता के विकास के साथ बढ़ते औद्योगिकरण एवं पारस्परिक प्रतिद्वंदिता और मनुष्य के रहन सहन व खान पान के आए परिवर्तनों ने मधुमेह सहित अनेक कायिक संबंधी रोगों जैसे उच्च रक्तचाप व अन्य हृदय रोग, गठिया, दमा, मोटापा, कैंसर आदि को तीव्र गति से फैलने में मदद की। पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि मधुमेह रोग आराम फरामोश बूढ़े लोगों को ही अपना शिकार बनाता है, पर वर्तमान में यह युवाओं पर भी अपना आक्रमण शुरू कर चुका है। इस संबंध में इनके इतिहास के बारे में आज हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। यह रोग प्राचीन काल में भी उपस्थित था। प्राचीन काल में मधुमेह रोग की उपस्थिति 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जिस तीव्र गति से मधुमेह रोग का प्रसार हुआ है, उससे यह रोग भयवश सर्वत्र चर्चा का विषय बन गया है। तथापि इस रोग की उपस्थिति अति प्राचीन समय से ही रही है। संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों वेदों, धनुर्वेद, गंधर्व पुराण, उपनिषदों, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, वाल्मीकि कृत रामायण, पराशर संहिता, कौशिक सूत्र और संस्कृत व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ विद्वान पौड़िनी की अष्टयाई इत्यादि ग्रंथों में भी इस रोग का वर्णन मिलता है। अर्थात जब इन संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी तब भी संपन्न घरानों के लोगों में यह रोग पाया जाता था। इनके अलावा कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि भगवान शंकर और उनके प्रिय पुत्र आदि देव गणेश को भी मधुमेह रोग था। इनके अतिरिक्त ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि भगवान राम के पूर्वज सम्राट रघु और सम्राट दिलीप भी मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं। इस संबंध में संस्कृत साहित्य के सिरमौर विद्वान कालिदास ने अपनी रघुवंशम नामक पुस्तक में महाराज रघु के संबंध में बहुत ही धार्मिक वर्णन किया है। रघुवंशम में लिखा है कि जब महाराज रघु के मधुमेह रोग यानी डायबिटीज यानी ब्लड शुगर रोग से पीड़ित हो जाने पर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अपनी पत्नी सहित राज दरबार के ऐश्वर्य युक्त जीवन को कुछ समय के लिए त्यागने और वन में रहकर एक श्रमिक का जीवन जीने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार उन्हें वन में रहकर कपिला गाय की
सेवा करने और केवल उसी का दूध पीने का निर्देश था। इस तरह आहार को संतुलित करने तथा शारीरिक श्रम को अपने जीवन में प्रधानता देने से उनका मधुमेह रोग नियंत्रण में आ गया और संतान सुख की प्राप्ति भी हो गई। वाल्मीकि रामायण में भी मधुमेह के संबंध में दो बड़े ही स्पष्ट वर्णन आए हैं। एक वर्णन उस समय का है जब हनुमान जी लंका से सीता जी का पता लगाकर सकुशल लौट आते हैं। इस समय आनंद मनाने के लिए वह बीजोन्माद में भरकर अन्य वानर भालुओं के साथ मधुवन से मीठे फलों को तोड़कर खाने लगते हैं और मधु पीने लग जाते हैं। अधिक मात्रा में मीठे पदार्थों को खा लेने से उनका मूत्र मधु के समान मीठा हो जाता है। यह श्लोक वारासुका 24 श्लोक 5 में वर्णन किया गया है। दूसरा प्रसंग रावण के भाई कुंभकर्ण के संबंध में है। वह 6 माह जागता था और 6 माह लगातार सोता था। जब उसकी जागने की बारी आती थी तब वह खूब सारा अनाप शनाप खाता रहता था, यूं आराम की परिश्रमहीन जिंदगी गुजारता था। परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण में मधुमेह रोग के लक्षण उत्पन्न हो गए थे। यह तो स्पष्ट है कि मधुमेह के विषय में प्राचीन समय में भी लोगों को जानकारी थी, परंतु इसकी रोग के रूप में पहचान सर्वप्रथम ईसा पूर्व लगभग 2000 साल पहले आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक ने की थी। यह जानकारी कुछ ग्रंथों से निकालकर हमने बताया, जो ग्रंथों में वर्णन किया गया है। उसके बाद में आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक ने जब इसके रोग के रूप में चरक ने पहचान की थी तो वह ईसा पूर्व का लगभग 2000 साल पहले का था। बाद में इस रोग का गहन अध्ययन वर्णन आचार्य सुसूत्र द्वारा किया गया। इसलिए इस रोग के लक्षणों, कारणों आदि का विस्तृत वर्णन चरक संहिता की अपेक्षा सुसूत्र संहिता में भी अधिक मिलता है। बाद के समय में मधुमेह पर नगा, अर्जुन, भेल, विदेह और दींडबल, चक्रपाणी, दत्त और चंद्राट आदि आयुर्वेदिक विद्वानों ने गहन अध्ययन किया और इसके उपचार के संबंध में अपने विचार रखे। चरक संहिता ने मूल चरक संहिता का 8वीं या 9वीं शताब्दी में कश्मीर के एक आयुर्वेदिक विद्वान पंडित दींडबल ने संशोधन किया था। चरक संहिता ने इस रोग को मूत्रगत मधुरता के रूप में वर्णन किया है। उनके अनुसार इस मूत्र की मधुरता के कारण ही पिंपलिकाएं, चींटियां मूत्र और आकर्षित होने लग जाती हैं। सुसूत्र संहिता मूल सुश्रुत संहिता का 13वीं शताब्दी में चंद्राट। इसमें विडंबना के साथ साथ इसकी रोग के रूप में पहचान सर्वप्रथम ईसा पूर्व लगभग 2000 साल पहले जब आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक ने की थी। लेकिन यद्यपि आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में देखा जाए तो चरक का काल ईसा सन से 600 वर्ष पूर्व तथा सुसूत्र के लिए ईसा पूर्व 400 साल का निर्धारण किया गया है। कुछ अन्य इतिहासकारों ने तो चरक और सुसूत्र और अधिक नवीन सिद्ध करने के लिए ईसा पश्चात सन 1000 के आसपास का समय सुनिश्चित किया है, किंतु पश्चिमी इतिहासकारों और उनका अंध अनुसरण करने वाले देसी इतिहासकारों द्वारा बताई गई स्थितियां स्वयं ही
भ्रमित करने वाली हैं, क्योंकि ये इतिहासकार चरक और सुश्रुत के जीवन काल के संबंध में जो प्रमाण पेश करते हैं वह ही उनके अनुसार काफी प्राचीन सिद्ध होते हैं, और इन विद्वानों की कल्पना ही स्वयं पोल खोल देती है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर पूर्णतः सहमत हैं कि चरक कनिष्क के तथा विश्वामित्रता के पुत्र आचार्य सुपुत्र आत्रेय और हरित के समकालीन मधुमेह के संबंध में जो बात आचार्य सुश्रुत ने ईसा पूर्व 800 साल पहले कही थी, उसी बात को पश्चिमी वैज्ञानिक थॉमस और विलिस सुश्रुत से 2500 वर्ष बाद सन 1676 ईस्वी में ही जान पाए थे कि इस रोग से पीड़ित रोगी जितनी मात्रा में पानी पीता है उससे भी अधिक मात्रा में मीठे मूत्र का त्याग करता है। विलिस ने बाद में यह भी पता लगा लिया था कि इस रोग में पहले रक्त की शर्करा में वृद्धि होती है और उसके बाद मूत्र में शर्करा आने लग जाती है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि बहुमूत्र और मधुमेह दोनों अलग अलग रोग हैं, जबकि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति डोबसन द्वारा 18वीं शताब्दी के माध्यम में ही ज्ञात की जा सकी। सुश्रुत संहिता में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन किया गया है कि यह एक परंपरागत रोग है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार के लोगों को अपना शिकार बनाता है। यद्यपि इन आचार्यों के समय तक शरीर की आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमी और शरीर की विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के सूक्ष्म ज्ञान का अभाव था, फिर भी इस रोग के संबंध में चरक और सुश्रुत ने जो वर्णन किए हैं वह वाकई अद्भुत है। इस अधिक मात्रा में मधुर मूत्र का विसर्जन और भूख प्यास की अधिकता के लक्षणों युक्त रोग को मधुमेह रोग की संज्ञा सर्वप्रथम आचार्य आत्रेय और अग्निवेश ने प्रदान की। इनमें पूर्व तक चरक और सुश्रुत संहिताओं के केवल 20 प्रकार के प्रमेह रोगों का वर्णन ही आया है और उनका नामकरण भी उन व्याधियों में मूत्र के मौलिक स्वरूप, मूत्र की गंध एवं रंग के आधार पर ही किया गया था, जैसे कि पिंड में मस्जिद। मधुमेह रोग का नामकरण तो अवश्य आत्रेय और अग्निवेश द्वारा किया गया, परंतु इस रोग की प्रामाणिक वैज्ञानिक परिभाषा सर्वप्रथम 6वीं शताब्दी यानी 6ठी शताब्दी में लिखी गई अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ में ही दी गई। अष्टांग अनुसार मधुमेह रोग में मूत्रगत शर्करा के साथ रक्तगत शर्करा के स्तर में भी वृद्धि होती है। अब आधुनिक मधुमेह अनुसंधान का आधुनिक इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईसा की कई शताब्दी पूर्व ही मधुमेह रोग का वर्णन और अध्यापन आयुर्वेदिक ग्रंथों में होने लगा था, पर पश्चिमी चिकित्सा जगत में इस रोग की पहली व्याख्या ईस्वी की दूसरी शताब्दी में यूनान ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक चिकित्सक एरेटियस यानी अरस्तु द्वारा ही की गई। एरेटियस ने अपने वैदिक संबंधी ग्रंथों में लिखा है कि इस रोग के दिशा में रोगी को मूत्र अधिक आने के साथ प्यास भी बढ़ जाती है तथा उसका मांस भी पिघल कर नष्ट होने लग जाता है। वाकई प्राचीन ग्रीक में इस रोग को शरीर को पिघलाकर नष्ट कर देने वाला रोग ही माना जाता है। एरेटियस ने ही इस रोग को डायबिटीज मिलाइटस अर्थात सिफन रोग का नाम प्रदान किया था। एरेटियस द्वारा प्रदत्त यह नाम आज तक ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा रहा है। इस डायबिटीज मिलाइटिस
का शाब्दिक अर्थ होता है डायबिटीज यानी सिफन अर्थात वहना, बाहर निकलना, और मिसालाइटिस लाइटस यानी शर्करा युक्त मीठा यानी मूत्र। इस प्रकार डायबिटीज मिलाइटस का पूर्व अर्थ हुआ शर्करा युक्त मीठा मूत्र। ईस्वी की दूसरी शताब्दी में ही गैलन नामक एक अन्य चिकित्सक ने भी अपने एक वैदिक ग्रंथ में इस रोग का उल्लेख किया है। गैलन के अनुसार मधुमेह रोग वृक्क गुर्दों की कमजोरी के कारण उत्पन्न होता है। ईस्वी की तीसरी शताब्दी में ही चीन में भी इस रोग पर अनुसंधान कार्य शुरू हो गए थे। उस समय चीनी चिकित्सक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि इस रोग से पीड़ित रोगी के मूत्र में इतनी अधिक शर्करा आने लगती है कि कुत्ते उसे चाटने लग जाते हैं। वैसे इस रोग की जानकारी ईसा पूर्व 1500 साल पहले इजिप्ट पेरस इबूस नामक एक विद्वान को भी थी। उसे इस रोग के संबंध में यह पता था कि इस रोग में रोगी के मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। संभव पेरस इस्बू का संबंध उस समय तक भारतीय चिकित्सकों के साथ जुड़ गया और उसे इस रोग के संबंध में जानकारी उन्हीं से प्राप्त हुई हो। ईसा पूर्व लगभग 150 साल पहले के एक अन्य चिकित्सक कोपांडोक्स ने भी अपनी पुस्तक में मधुमेह के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया है कि किंतु पश्चिमी जगत में मधुमेह के विषय पर पहली वैज्ञानिक व्याख्या सन 1676 थेम्स और विलिस ने ही प्रदान की। और आखिर में मधुमेह रोग पर गहन वैज्ञानिक अनुसंधान भी 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ही प्रारंभ हो पाए। सन 1682 ईस्वी में ब्रूनर ने पहली बार यह पता लगाया कि मधुमेह का संबंध अग्नाशय नामक ग्रंथि के साथ है। उन्होंने विभिन्न प्राणियों पर किए गए अपने परीक्षणों से यह सिद्ध कर दिखाया कि यदि किसी प्राणी के अग्नाशय नामक अंग को काट कर निकाल दिया जाए तो उस प्राणी में बहुमूत्रता यानी अधिक मात्रा में बार बार मूत्र आना, बहुमूत्रता के लक्षण आने लग जाते हैं, पनपने लग जाते हैं और उसकी प्यास में वृद्धि हो जाती है। सन 1776 ईस्वी में ब्रिटेन के एक चिकित्सक डॉक्टर कॉवले ने भी यह सिद्ध कर दिखाया कि मधुमेह का सीधा संबंध अग्नाशय ग्रंथि से ही है। इसके बाद वे 20वीं शताब्दी के शुरू होने तक मधुमेह रोग के अध्ययन में काफी तेजी आ गई। सन 1806 ईस्वी से लेकर सन 1886 ईस्वी तक मधुमेह के अनुसंधान में काफी प्रगति हुई और इस अवधि में ही पहली बार परीक्षणों से मूत्र में शर्करा की उपस्थिति को सिद्ध किया जा सका। फिर सन 1815 ईस्वी में फ्रांसीसी रसज्ञ चेबरुल ने यह पता लगाया कि इस रोग में रोगी के मूत्र के साथ बहने वाली शर्करा वास्तव में ग्लूकोज है। इसी के साथ सन 1810 ईस्वी में क्लाइड वर्नाड ने भी अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया था कि प्राणी अपने आहार के साथ जो श्वेतसार ग्रहण करते हैं उसे अग्नाशय ग्रंथि अपने एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। वर्नाड के इस अनुसंधान के पश्चात मधुमेह रोग का केंद्र बिंदु अग्नाशय ग्रंथि पर ही आकार केंद्रित हो गया। वर्नाड ने यह भी जान लिया था कि आवश्यकता के समय यकृत के संचित भंडार ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इन अनुसंधानकर्ताओं के साथ अर्जेंटीना के एक अन्य प्रयोगकर्ता ने भी स्वतंत्र रूप से यह सिद्ध कर दिखाया कि अग्नाशय को काट कर निकाल देने पर जो कृत्रिम
मधुमेह की दशा उत्पन्न होती है वह पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देने पर स्वतः ठीक। उसके बाद सन 1869 ईस्वी में जर्मनी के पॉल लैंगरहैंस ने ग्लूकोज की चयापचय के संबंधित अग्नाशय की विशेष द्वीप कोशिकाएं खोज निकाली, परंतु यह अपने जीवन काल में उस कोशिकाओं का सही पता नहीं लगा पाए। परंतु फिर उन्होंने मधुमेह के रोग के अनुसंधान के लिए एक नया सूत्र प्रयोगकर्ताओं के हाथ में थमा दिया था। उसके बाद सन 1889 ईस्वी में बॉन मैटिंग और ऑस्कर मिन्कोवस्की ने कुत्तों के अग्नाशय को काट कर निकाल दिया और उनमें कृत्रिम मधुमेह रोग उत्पन्न कर दिखाया। जब इन अग्नाशय विहीन कुत्तों को शर्करा प्रधान आहार दिया गया तो शीघ्र ही उनके मूत्र में भी शर्करा आने लग गई। उनके इस अनुसंधान को बहुत प्रसिद्धि मिली। उन दोनों अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि मधुमेह का संबंध अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ है। तो इस प्रकार मधुमेह रोग डायबिटीज के खोज में बहुत सारे वैज्ञानिक अपना प्रसिद्धि दिखाए, बहुत सारे वैज्ञानिक अपना योगदान दिए। अभी भी बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी इस अनुसंधान में बहुत सारे वैज्ञानिक का योगदान हुआ है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया हुआ है।